नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय को करने जा रहे हैं। वैसे बेसिकली अगर कहा जाए तो यह फिजिक्स का पहला ही अध्याय है, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि यह दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो दूसरा अध्याय जो वास्तविक तौर पर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ जो दूसरा अध्याय है वह है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक आप देखेंगे तो उसमें दूसरा अध्याय प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्योंकि जो हम लोगों का पिछला क्लास था, जो हमारा रेगुलर क्लास होता है, उसमें हम लोग परावर्तन को पढ़ चुके हैं और इसलिए बहुत लोगों का ये कमेंट्स था कि अपवर्तन पढ़ाया जाए, उसके आगे का काम किया जाए। और बहुत लोग जो नए चैनल पर जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमारा क्लास ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को चूंकि परावर्तन नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं आपको ये आश्वस्त करवा देता हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में बहुत जल्द अलग से उस प्रकाश के परावर्तन का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको वो पहला चैप्टर भी शुरू से मिल जाएगा। यह लेकिन मुख्य रूप से पहला ही चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि जो पहला चैप्टर है आपके विज्ञान में, साइंस के टेक्स्ट बुक में, उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उस चैप्टर में 3 पार्ट है। एक तो प्रकाश जानना है, लाइट के बारे में समझना है, दूसरा परावर्तन समझना है, और तीसरा टॉपिक उसका अपवर्तन है। तो हम लोग प्रकाश और परावर्तन, इस 2 चीजों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं अपने लाइव क्लास में। तो अब हम लोग चूंकि इस जो ऑनलाइन क्लास हमारा है, इसमें हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अपवर्तन पर आते हैं। लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की भी है जो लोग परावर्तन नहीं पढ़ पाए हैं, प्रकाश नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं शुरुआती में 5 मिनट बस समय लूंगा और एक बार ठीक ढंग से पिछले चीजों का रिवीजन कर दूंगा। तो जो हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और मुझे जैसा कि याद आ रहा है कि निचली कक्षाओं में भी आपने प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन के बारे में पढ़ा है, बहुत लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए कोई ये नया टॉपिक नहीं है, नई बात नहीं है कि पहली बार सुन रहा हूं। तो आप लोग पहले से भी प्रकाश के बारे में सुने हैं, और मैं कुछ चीज जो बहुत तेजी से हो सकेगा एक बार रिवीजन कर लेता हूं उन बातों का, कि प्रकाश में दरअसल आपको क्या पढ़ना है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आप देखिए कि अभी हम लोग क्लास में हैं, बोर्ड को या स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं। आपका जो मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, जहां भी आप हमें देख पा रहे होंगे जिस माध्यम से, तो वहां भी ऊर्जा की जरूरत होती है और बिजली वहां चाहिए आपके फोन या फिर लैपटॉप के बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ऊर्जा के कई रूप हैं हमारी प्रकृति में, संसार में ऊर्जा कई रूपों में मौजूद है। उसी में से एक रूप है प्रकाश, लाइट। तो यह प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हम लोगों को देखने में मदद देता करता है, देखने में हेल्प करता है। और हमने अपने क्लास में बताया था, बहुत लोगों को पता भी होगा, कि प्रकाश के द्वारा केवल हम लोग देख नहीं सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ हमें आंख की भी जरूरत होती है। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, एक सूरदास जिनकी आंखें नहीं है, जिनका आंख खराब है, और वैसे आदमी को आप दोपहर 12 बजे भी तेज धूप में सड़क पर निकाल देंगे तो वह वस्तु को आसानी से नहीं देख सकता है, क्योंकि उस समय प्रकाश तो है पूरा पूरा, लेकिन उनके पास आंख नहीं है, या आंख है भी तो वो खराब है। ठीक उसी तरह से हम लोग जिनको आंख है, अगर हम लोग रात में कहीं 12 बजे अंधेरे में निकल जाएं, या अपने रूम में जहां आप रहते हैं बिजली नहीं है, बल्ब बंद है, सब चीज बंद है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, वहां आपको भी कुछ नहीं दिखाई देता है, तो आंख रहते हुए भी प्रकाश के बिना नहीं देख सकते हैं, प्रकाश रहते हुए भी आंख के बिना नहीं देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि देखने की जो क्रिया है ये हमारे शरीर में जो होती है, या किसी भी जंतुओं में जो देखने की क्रिया होती है, तो ये एक अन्योन क्रिया है, परस्पर होने वाली क्रिया है। एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे के सहयोग से देखने की क्रिया संपन्न होती है। और देखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक आंख का या नेत्र का, आई का, और दूसरा प्रकाश, लाइट का। तो ये आई और लाइट 2 चीज चाहिए, नेत्र और प्रकाश 2 चीज चाहिए, तब देखने की क्रिया संपन्न होती है। तो हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा किए थे प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक प्रकार का ऊर्जा ही है प्रकाश, जो हमें देखने में सहायता करता है, देखने में मदद करता है। फिर प्रकाश के अन्य गुणों को भी हम लोग जाने थे। 1-2 गुण जो मैं आपको यहाँ जिक्र कर दूं, कि आप पहले से भी जानते होंगे
कि प्रकाश को गमन करने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपने यह भी पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है या नन मैकेनिकल वेव है। इसको नन मैकेनिकल मतलब हो गया अयांत्रिक तरंग है या वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग वैसे तरंगों को कहा जाता है जिसको गुजरने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग जो बोलते हैं, जैसे क्लास में मैं बोलता हूं, आप सब सुन पाते हैं, तो बीच में या आपके फोन से या कंप्यूटर से के स्पीकर से जो आवाज निकल रही है अभी, वो आवाज जो आपके कानों तक जाती है, तो बीच में हवा है, वायु है, इसलिए आप उसको सुन पाते हैं। या बहुत लोग होंगे जो हेडफोन लगा करके सुन पाते होंगे, तो उस हेडफोन में तार लगा हुआ है, और जो हेडफोन वायरलेस होगा तो उसमें बीच में हवा माध्यम का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इस ध्वनि तरंग को, जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है या आप कुछ बोलते हैं, आपके मुंह से आवाज निकलती है, अन्य स्रोतों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो जो ध्वनि तरंग होती है उसको गुजरने के लिए, उसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए कोई न कोई। अब वो मीडियम ठोस भी हो सकता है, वो मीडियम माध्यम द्रव्य माध्यम भी हो सकता है, वो गैसीय माध्यम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग है, जिस पर आपने 9th क्लास में जो लोग साउंड पढ़े होंगे, ध्वनि चैप्टर, तो वहां जाने होंगे, और फिर इस पर कभी बाद में हम लोग अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इतना तो फाइनल है कि ध्वनि तरंग को जाने के लिए, साउंड को जाने के लिए, गुजरने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। यहां इस क्लास में हम लोग क्योंकि प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रकाश के कुछ गुणों को समझना बहुत जरूरी है। ये तो प्रकाश के बारे में अभी तक जो चर्चा हमने आपसे किया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक प्रकार का अयांत्रिक या वैद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब लाइट इज अ नन मैकेनिकल वेव, और इसको कह सकते हैं हम लोग लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक अयांत्रिक तरंग है, या अयांत्रिक तरंग को ही वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे तरंगों को गुजरने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात हो गई। फिर आपने देखा होगा, दैनिक जीवन में इस चीज को अवलोकन भी किया होगा। कल्पना कीजिए कि मेरे हाथ में एक टॉर्च है और मैं इस टॉर्च को सीधा ऊपर की तरफ इसका मुंह करके स्विच ऑन करूं, इसका प्रकाश सीधा ऊपर जाएगा, नीचे प्रकाश नहीं आएगी, बाएं दाएं उत्तर दक्षिण पूरब नहीं आएगा प्रकाश, वो सीधा ऊपर जाएगा। अगर इसी टॉर्च को हम नीचे कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, इसका प्रकाश सीधे नीचे धरती की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब यह हो गया कि प्रकाश का एक और बहुत ही मौलिक गुण है, प्रकाश में ये मूल गुण होता है कि यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गुजरती है। आप बाइक या कार से जाते होंगे, बस में जाते होंगे रात के समय, तो हेडलाइट जो जलती है, तो सड़क की तरफ उसका हेडलाइट है, तो सड़क की तरफ ही रोशनी रहेगी। अगर बाएं दाएं उसकी रोशनी नहीं जाती है, प्रकाश नहीं जाती है। तो प्रकाश का एक गुण यह भी है कि वह हमेशा किसी खास माध्यम में, खास माध्यम कहने का मतलब यह हो गया कि अगर प्रकाश वायु में जा रहा है तो केवल वायु में उसको जाने दीजिए, पानी में जा रहा है तो केवल पानी में जाने दीजिए। तो अगर एक ही माध्यम में प्रकाश को आप गुजारिएगा तो वह हमेशा सरल रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। इसी को हम लोग पढ़े थे, प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पर भी चर्चा हमने पीछे किया है। तो ये सारी बातें हैं जो प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश हमें देखने में मदद करता है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश को वैद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। प्रकाश किसी खास माध्यम में हमेशा सरल रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में गुजरता है, जिसलिए इसके कारण प्रकाश के इस गुण को हम लोग कहे थे प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के बाद आपने उस चैप्टर में, उस टॉपिक में दर्पण को भी जाना था। फिर उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर आए थे। मैं थोड़ा सा यहाँ समय लूंगा, आपको थोड़ा सा परावर्तन पर लेके चलूंगा कि आखिर ये परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम अपने रेगुलर क्लास में बनाया, बच्चों को बताते भी हैं कि परावर्तन शब्द का अर्थ को पहले समझिए कि परावर्तन का क्या मतलब होता है। सोचिए कि आपके हाथ में एक गेंद हो जाए और जोर से उस गेंद को आप दीवार पर फेंकते हैं। जैसे आप दीवार पर गेंद को फेंकते हैं जोर से, तो फिर क्या होगा,
गेंद उस दीवार से टकराकर वापस आपके ही तरफ आ जाएगी। तो ये गेंद का परावर्तन हो गया। ध्वनि का भी परावर्तन होता है। आप कभी बड़े बड़े हॉल में बैठे होंगे, वहां कुछ बोलते होंगे, तो आप देखे होंगे आप जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो आवाज आपके मुंह से निकलती है, वही ध्वनि कुछ समय के बाद वापस टकरा करके पुनः आपको सुनाई देती है। और आपने प्रतिध्वनि इको के बारे में 9th में पढ़ा भी होगा। तो कहने का मतलब ध्वनि का परावर्तन, गेंद का परावर्तन और सभी चीजों का भी परावर्तन प्रकृति में होते रहता है। उसी तरह से चूंकि प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है, तो इसका मतलब प्रकाश का भी परावर्तन होगा। और प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कि प्रकाश के परावर्तन को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने देखा था कि इस तरह का एक सतह होता है जो सतह प्रकाश का परावर्तन करता है। मैं संक्षेप में थोड़ा सा आपका ध्यान इधर आकृष्ट करता हूं, ताकि जिनको पहला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो वो भी इन बातों को ठीक से समझ पाएंगे। तो ये दर्पण हो गया, और इसमें आपने पढ़ा था कि ये जो कटिंग किया हुआ भाग है ये पॉलिश किया हुआ भाग है। दर्पण मतलब आईना। आपके घर में जो दर्पण होता है, आपके घर में जो आईना होता है, उस दर्पण को आप याद कीजिए। उस दर्पण में क्या रहता है कि हम लोग देखते हैं कि दर्पण में दो भाग होता है। जैसे यह भाग है दर्पण का, तो आप देखे होंगे दर्पण में क्या रहता है कि एक मोटा सा शीशा रहता है, मोटा सा कांच रहता है, और पीछे से वह कांच जो होता है एक लकड़ी या प्लास्टिक के बोर्ड पर चिपकाया रहता है। चारों साइड से फ्रेम लगा करके, स्टैंड लगा करके दर्पण बना देता है। वो दर्पण कभी अगर उखड़ गया होगा, शीशा अगर हट गया होगा, तो आप देखे होंगे उस शीशा के पिछले हिस्से पर, जिधर से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जैसे इस तरह से अगर चेहरा देखते हैं तो शीशा के पिछले हिस्से पर आपने देखा होगा एक तरह का पॉलिश किया रहता है। वही पॉलिश उस दर्पण से हम लोगों को चेहरा देखने में हेल्प करता है। और उसी पॉलिश को यहाँ हम लोग उसी पॉलिश या पेंट को फिजिक्स में इस कटिंग से दर्शाते हैं। और ये दर्पण का जो दूसरा सतह होता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। और उसी सतह पर जब प्रकाश की किरण देते हैं तो प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपने परिभाषा पढ़ा भी होगा कि प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने, किसी सतह से टकराकर वापस लौटने का मतलब जिधर से चली थी, जिस माध्यम से, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो घटना है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो परावर्तन में दरअसल क्या होता है कि एक किरण ऐसे आती है, देख लीजिए ये किरण आ रही है, और यह किरण जब उस दर्पण पर आएगी, क्योंकि दर्पण का सतह काफी चमकीला है, उस पर प्रकाश की किरण रुकेगी नहीं, वेट नहीं करेगी। वो जैसे किरण वहां पहुंचती है तो वह किरण टकरा करके वापस लौट जाती है। और देखिए यह किरण पुनः क्या होता है, ऐसे लौट जाती है। जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में किरण वापस लौट गई। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहे थे। आपको यह भी याद होगा कि दोनों किरणें जहां मिली थी वहां पर एक लंब खींचा गया था, जिसको अभिलंब कहा गया था, नॉर्मल कहा गया था। जो किरण आ रही है, यह जो आने वाली किरण है, इसको आपतित किरण कहा गया था। परावर्तन के बाद टकराकर जो किरण लौट गई उसको परावर्तित किरण कहा गया था। दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा गया था। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचे, लंब का मतलब ये पूरा परावर्तक सतह है, यह मान लीजिए परावर्तक सतह है, इस पर हम लोग लंब खींच दिए। लंब मतलब कि उस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा एक ओर, दूसरी ओर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो लंब खींचे थे उसको अभिलंब कहे थे। फिर ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो कोण बना था इसको आपतन कोण कहे थे, स्मॉल आई से सूचित किया गया था। और इधर परावर्तन कोण था, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण था, उसको स्मॉल आर से सूचित किए थे। और आपको यह भी याद होगा कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे हमेशा। तो ये प्रकाश का परावर्तन था और उसके कुछ नियम थे जिस पर हम लोग चर्चा किए। और फिर इस तरह से आपने प्रकाश को पढ़ा। फिर प्रकाश से संबंधित जो और घटनाएं थी, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, उस प्रतिबिंब बनने का भी हम लोग विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम, चूंकि हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो हमने इसलिए शुरू में 5 मिनट आपका समय लिया कि ताकि आप रिवीजन कर लें।
और जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं इस टॉपिक को, तो आप कुछ दिन इंतजार कीजिए। मैंने शुरू में ही कह दिया आपको कि यकीन रखिए कि बहुत जल्दी उसका भी एकदम कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो फिर आप वहां से देख करके और बातों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन एक चीज और आपको विश्वास रखना है कि जो बातें अभी बताई जा रही है, जो लोग कभी फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, अगर आप गौर से बातों को समझते हैं, सुनते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। इसलिए खूब ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। और अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं समस्या रह जाती है, तो आप हमें प्रत्यक्ष रूप से फोन करके भी अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप हार नहीं मानिए, आप हारिए नहीं, आपको विजेता बनना, आपको विनर बनना है। इसलिए आप हारिए नहीं, कि हो सकता है किसी दिन एक दिन क्लास आपको समझ में नहीं आई, कभी एक दिन क्लास नहीं देख पाए, आपके साथ कोई समस्या हो जाए, मेरे साथ कोई समस्या हो जाए, तो उसके कारण हम लोग अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं। समस्याएं आएगी, उस समस्या से हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे और जोर शोर से फिर उसका सामना करके और स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए जिन लोगों को थोड़ी बहुत समस्या होगी, तो आप हमें फोन करके अवश्य बताइएगा, निश्चित रूप से मैं उसका समाधान करूंगा, उस चीज को समझाऊंगा। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और 2-4 क्लास के बाद आपको सारा कुछ क्लियर होने लगेगा। तो आइए आज हम लोग इस लाइट चैप्टर का, प्रकाश चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको करने जा रहे हैं। तो आप गौर से समझिएगा। इससे पहले अभी बात हो रही थी यहाँ परावर्तन के बारे में, ये परावर्तन था, रिफ्लेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। और अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की। तो आइए अपवर्तन को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं अपवर्तन के बारे में, कि लिखा गया है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। गौर से इस परिभाषा को पहले समझना है कि आखिर ये अपवर्तन है क्या, इसको जानना है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसमें देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए ठीक से, हमने यहाँ एक डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयास किए हैं। कि सोचिए कि आपके पास एक टब है, टब वही स्नान करने वाला टब, या हम लोगों को मवेशी को खिलाने वाला जो नाद होता है, या टैंक होता है पानी रखने का टैंक। सोचिए एक इस तरह का बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है और ऊपर का भाग खुला हुआ है उस बर्तन का। आपको याद होगा स्नान करते समय जब हम लोग बाल्टी में पानी भरते थे, तो याद कीजिए उस बाल्टी के पानी को अगर आप गौर से थोड़ा सा दूर से देखते होंगे, तो आपको लगता होगा उसका जो पेंदी है, बाल्टी का जो पेंदी है, अंदर वाला पेंदी, वो लगता है थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। कभी आप उस पानी से भरे हुए बाल्टी में एक संठी या लकड़ी का टुकड़ा गिरा देंगे, तो जहां से पानी शुरू होता है, वो लकड़ी या संठी का टुकड़ा लगता है कि मुड़ गया है, थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सब अपवर्तन का ही कारण है। मतलब दैनिक जीवन में अपवर्तन हो रहा है, कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। बस उसको हम लोगों को उसी दैनिक जीवन की जो घटना है, दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती है हमारे साथ, उसको हमको विज्ञान से, अपने सिलेबस से लिंक कर देना है, जोड़ देना है। बस यही विज्ञान है। यहाँ कुछ भी अजूबा अद्भुत चीज नहीं होने वाला है, कोई जादू का खेल नहीं है कि कोई आश्चर्यजनक चीज आपको हम दिखाएंगे। जो हो रहा है उसको बस अपने सिलेबस से टैग करना है, जोड़ना है। तो गौर से समझिएगा इस बात को। तो कल्पना किया जाए कि एक बर्तन है जिसमें ये पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं एक बर्तन है, पोखर है, तालाब है, या कोई और भी पानी का स्रोत है जहां पानी भरा हुआ है। अब इसमें यहाँ हम लिख भी दिए नीचे पानी है, और पानी के ठीक ऊपर टब में या बाल्टी में जब पानी भर देते हैं आप, तो पानी के ठीक ऊपर अगर नहीं कुछ है, उसमें वायु रहेगी, हवा रहेगी। तो वही यहाँ लिखा गया है कि जहां तक पानी खत्म हो गया, इसके ठीक ऊपर क्या है, वायु है। तो यहाँ वायु और यहाँ पानी। अब देखिए वायु और पानी, एयर एंड वाटर, ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। अपवर्तन के लिए ये शर्त एकदम आवश्यक है हर हाल में, कि प्रकाश का अपवर्तन तब होगा जब दो पारदर्शी माध्यम होंगे, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, तभी प्रकाश का अपवर्तन हो पाएगा। तो यहां देखिए जो दो पारदर्शी माध्यम है, एक माध्यम वायु हो गया और दूसरा माध्यम पानी हो गया। दोनों माध्यम को कोई न कोई सतह तो होगा जो
डिवाइड करता होगा, अलग करता होगा, पृथक करता होगा। जैसे आप बाल्टी में पानी रखते हैं तो आप हथेली दे देंगे उस सतह पर, पानी के सतह पर, तो उस सतह से ठीक नीचे पानी है और सतह से ठीक ऊपर वायु है। तो दो माध्यमों को एक सतह जो है जो पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है। देख रहे हैं, यह सतह, इस सतह के नीचे जाएंगे तो पानी, एक पारदर्शी माध्यम, इस सतह के ऊपर जाएंगे तो वायु, दूसरा पारदर्शी माध्यम। मतलब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उसको जो सतह, जो सरफेस अलग करता है, बांटता है, डिवाइड करता है, उसी सतह को, उसी सरफेस को हम लोग कहते हैं अपवर्तक सतह। क्या कहेंगे उसको? अपवर्तक सतह। अभी बारी बारी से एक एक करके सारे सबके डेफिनेशन पर जाएंगे। उसको अपवर्तक सतह कहते हैं, रिफ्रैक्टिव सरफेस कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपवर्तन की परिभाषा को समझते हैं। कि अब देखिए ये अपवर्तक सतह हो गया, इधर से एक किरण आ रही है इस सतह पर, अपवर्तक सतह पर। और आप देखे थे प्रकाश के किरण के बारे में पहले भी चर्चा किए थे कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। इधर से हमने एक किरण ले आया यहाँ सतह पर, तीर की दिशा आपको दिख रही होगी कि नीचे की तरफ ये किरण आ रही है। और चूंकि अभी चर्चा हुई थी प्रकाश के ऋजु रेखीय गमन का, लेफ्टिनेरियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का, तो वहां आपने पढ़ा कि प्रकाश किसी खास माध्यम में सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जाती है, सरल रेखा में जाती है। तो प्रकाश का जो नेचर है सीधी रेखा में जाना, तो यह किरण जब इस सतह पर आएगी, इसको इस डॉट डॉट लाइन पर जाना चाहिए था। ये जो डॉट डॉट लाइन आप देख रहे होंगे, इस लाइन पर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होता है एक्चुअल में, ये प्रकाश की किरण इस सीधी रेखा में नहीं जा करके, देखिए यहाँ नहीं जाती, ये थोड़ी सी मुड़ गई है और तब इसे जाने लगती है। तो ये प्रकाश की किरण जो मुड़ गई है और तब मुड़ करके फिर सीधी रेखा में जाने लगती है, इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक लाइन में अगर कोई आपको कहे अपवर्तन बताने के लिए, एक लाइन में कोई कहे परावर्तन बताने के लिए, तो परावर्तन का मतलब टकराकर वापस लौट जाना। उसी तरह से अगर अपवर्तन की चर्चा हम करें तो अपवर्तन का मतलब होगा कि जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से भटक जाना, मुड़ जाना, विचलित हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। विचलित का यही मतलब है कि जो हमारा सीधा रास्ता था उस पर नहीं चल के थोड़ा सा बाएं या थोड़ा सा उस रास्ते से दाएं हो जाना, इसी को कहते हैं विचलित हो जाना। तो यहां देखिए प्रकाश की किरण जो आ रही थी वो सीधे नहीं जा करके थोड़ा सा मुड़ गई है और तब सीधे फिर जाने लगती है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। वही डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, यहां से यहां तक वायु है, एक पारदर्शी माध्यम है, इसके बाद ये दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है पानी में। तो जैसे एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, तो देखिए जो इसका पथ था, जो रास्ता था, पथ मतलब रास्ता, उससे ये विचलित हो गई है, मुड़ गई है और तब आगे बढ़ने लगती है। इसी घटना को, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये अपवर्तन की परिभाषा है और उसका हमने डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आइए दूसरी बात पर आते हैं कि ये जो अपवर्तन की घटना घटित होती है, इसमें कई परिभाषाएं भी जुड़ी रहती है। इन परिभाषाओं का भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें। सबसे पहली बात है अपवर्तक सतह। यहाँ देखिए एक नंबर में लिखा गया है अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टिव सरफेस। अब सतह, सतह मतलब कोई जगह होगा, तो हमने पहले कह दिया आपको, यह सतह जो है यह वैसा सतह है जो दो पारदर्शी माध्यमों को विभाजित करता है, दो पारदर्शी माध्यमों को बांटता है। नीचे पानी, ऊपर वायु, वायु भी पारदर्शी और पानी भी पारदर्शी, तो दोनों पारदर्शी माध्यमों को यह बांटने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। इसलिए कहते हैं कि दो पारदर्शी माध्यमों को, यहाँ परिभाषा देखा जाए, दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। मतलब जो दो पारदर्शी माध्यम होंगे उसको जो सतह पृथक करेगा, जो सतह अलग करेगा, बांटेगा, उसी सतह को क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह कहेंगे, रिफ्रैक्टिव सरफेस कहेंगे। तो यह जो सतह हो गया, इस तरह से दो पारदर्शी माध्यम को जो सतह बांट रहा है उसी को हम लोग अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टिव सरफेस कहेंगे। अब देखिए इस सतह पर एक किरण आ रही है,
तो इस सतह पर जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। यहाँ दूसरा नंबर में लिखा गया है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। परिभाषा लिखे हैं, अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह पर जो किरण आती है उसको क्या कहेंगे? आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। आपको याद भी नहीं रखना है, ठीक से समझिए कि आपतित और आना दोनों का शुरू का लेटर आ है, वर्ण क्या है? आ है। तो आ से आना, आ से आपतित। तो अपवर्तक सतह पर जो किरण आती है उसी किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक जो किरण है यह आपतित किरण है, यह आ रही है। अब उसके बाद है अपवर्तित किरण। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के बाद विचलित होकर निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब किरण जब यहां आएगी तो प्रकाश रुकेगी नहीं, यहां पर रुकना नहीं है उसको, वह क्या करेगा? यहां के बाद थोड़ा सा विचलित होगा और फिर आगे निकल जाएगी। तो वही लिखे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बाद विचलित होकर निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण। तो यहाँ जो आपको ये किरण दिख रही है यहां से यहां तक, ये हो गया अपवर्तित किरण। इसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी सारी बातें आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। तो आप क्या करेंगे, इन सभी चीजों को, इस डायग्राम को भी ठीक से लिख लेंगे। और चूंकि और सब भी परिभाषाएं हैं जिस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी और चीज भी इसमें जानना है हम लोगों को, तो आप इसलिए एक बार ठीक से बुक खोलेंगे, रिवीजन करेंगे और इन सभी बातों को बढ़िया से स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे। और बार बार इस डायग्राम को जब बना के आप समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा बातों को समझना। तो मैं इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करूंगा और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी पुनः उसी जोर शोर से जैसे केमिस्ट्री आप पढ़ रहे थे उसी तरीके से आप फिर से, क्योंकि ये फिजिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है फिजिक्स। यहाँ ढेर सारे सवाल भी आपको मिलेंगे बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स जिसको कहा जाता है। 9th में बहुत लोग पढ़े भी होंगे, तो न्यूमेरिकल्स पर भी विस्तार से चर्चा होगी, हम लोग करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। बहुत रोचक होने वाला है ये चैप्टर, इसलिए सभी लोग रेगुलर वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए। और जो भी अगल बगल में मित्र हैं, बंधु हैं, जो अभी तक क्लास नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको भी आप प्रेरित कीजिए। और मैंने आपको एक दिन बताया था, ये शिक्षा जो है ये दान करने से घटने वाली चीज नहीं। आप अपने मित्रों को बताएंगे तो उससे आपको कोई घाटा नहीं होगा, इसलिए आप अपने अधिक से अधिक मित्रों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो के बारे में बताइए, क्लास के बारे में बताइए और उन्हें भी प्रेरित कीजिए सीखने के लिए। और आप खुद भी सीखिए। और तब फिर जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा फिर इसमें भी टेस्ट होगा, तो वहाँ आप अच्छे अंकों से टेस्ट को कंप्लीट करें। उसके लिए अभी से आप जोर शोर से तैयारी कीजिए। और आने वाले समय के लिए भी, चूंकि ये जो चैप्टर है साइंस का, जैसे आप और सब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो बहुत सारा सब्जेक्ट क्या होता है कि 10th के बाद, मैट्रिक के बाद हम लोगों का छूट जाता है। लेकिन साइंस एक ऐसा विषय है जिस पर समझिए कि जीवन का जो बड़ा सा मंजिल है उसके लिए ये नींव तैयार हो रहा है हम लोगों का। आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देंगे तो वहाँ भी साइंस आपसे नहीं दूर नहीं रहेगा। इसलिए काफ़ी सीरियस होकर के इसको सभी लोग पढ़िए, सीखिए। और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करके या हमें सीधे फ़ोन करके भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसी का जो और पार्ट बच गया है, जैसे परावर्तन के नियम होते हैं तो अपवर्तन के भी कुछ नियम है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।